हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी थर्ड ईयर की पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने करदाता के निवास स्थान के बारे में टॉपिक्स देखे थे जिनको हमने पूरा किया है। आज की क्लास में मैं नए 2 टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें इनकम डीम्ड टू एक्योर और अराइज इन इंडिया यानी कि भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय के बारे में, और अपलिखित बिल्ले के बारे में, रिटन डाउन वैल्यू के बारे में। हम बात करें भारत में उपार्जित या उदय यानी कि यहाँ पे अर्न की गई आय के बारे में, तो किसी आय के उपार्जन यानी कि कमाने के का स्थान उस आय की प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि कोई कर्मचारी का वेतन उस स्थान पर अर्जित हुआ मान लिया जाएगा जहां पर उसने अपनी सेवाएं प्रदान की है, तथा मकान संपत्ति से किराए की आय वहां पर अर्जित हुई मानी जाएगी जहां वह मकान संपत्ति स्थित है। अधिनियम की धारा 9 के उपधारा 1 के अनुसार निम्न आयों को भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी। तो कैसे मानी जाएगी? नंबर 1, भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्न साधनों द्वारा कमाई गई यानी कि उपार्जित की गई आय कौन सी होगी? भारत में उपार्जित। तो भारत में किसी व्यापारिक संबंध द्वारा, अगर कोई व्यक्ति है जो बिजनेस कुछ ऐसा करता है और उससे अगर वो पैसा कमाता है। फिर ये कहता है भारत में स्थित किसी संपत्ति द्वारा, अगर कोई हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने मान के चलिए हमने किराए पे दे दी, उसका किराया आ रहा है, तो आय तो आपको हो रही है, उपार्जित तो आप कर ही रहे। फिर भारत में स्थित किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण द्वारा, कैपिटल आपने किसी को दे दी और बदले में आपने कोई पैसे लिए, तो वो आय तो आपको हो ही रही है। सेकंड, वो कहता है भारत में प्रदान की गई सेवा के लिए देय वेतन को भारत में अर्जित वेतन माना जाता है, यानी कि यहाँ हम काम कर रहे हैं और काम के बदले में वेतन पा रहे हैं, तो अर्जित वेतन माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए वेतन के रूप में दी गई राशि, यानी कि कोई हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति है और भारत सरकार के द्वारा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर भेजकर अगर हम उनसे कोई काम कराते तो हम उसको सैलरी तो देंगे, तो वो उपार्जित आय है। किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश, अगर डिविडेंड हम भारत के बाहर दे रहे हैं तो भी। फिर सरकार द्वारा देय ब्याज की राशि, चाहे वो ऋण जिस पर यह ब्याज दे है भारत में लिया गया हो अथवा भारत के बाहर लिया गया हो, तो ये भी कही जाएगी। फिर भारत में निवासी किसी व्यक्ति के द्वारा देय ब्याज सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जबकि वह ब्याज किसी ऐसे ऋण या उधार ली गई राशि के संबंध में देय है जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर चलाए गए व्यवसाय या पेशे के लिए अथवा भारत के बाहर किसी स्रोत के आय कमाने के लिए किया जाता है। तो काम तो वो कर रहा है, बदले में आय अर्न कर रहा है, तो उपार्जित हो गई, कमाया। किसी अनिवासी व्यक्ति के द्वारा देय ब्याज, यदि ब्याज ऐसे ऋण या उधार ली गई राशि के संबंध में देय हो जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत में चलाए गए किसी व्यवसाय या पेशे के लिए किया गया हो। फिर सरकार द्वारा देय रॉयल्टी की आय, अगर आपने कोई ऐसा काम किया था जिससे आपको रॉयल्टी बार बार मिल रही है, आय तो हो ही रही है। ऐसे व्यक्ति या एक निवासी व्यक्ति के द्वारा देय रॉयल्टी की आय सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जबकि वह रॉयल्टी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर चलाए गए व्यवसाय या पेशे अथवा भारत के बाहर किसी स्रोत से आय कमाने के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए गए किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना या सेवा के संबंध में देय हो, तब भी वो कहा। किसी अनिवासी व्यक्ति के द्वारा देय रॉयल्टी की आय, यदि वह आय ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत में चलाए गए किसी व्यवसाय या पेशे या भारत में किसी स्रोत से आय कमाने के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए गए किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना या सेवा के संबंध में देय हो, तो भी उसको उपार्जित आय माना जाएगा। तकनीकी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा देय फीस की आय, टेक्निकल अगर कोई सर्विसेज है तब, और वही वापस तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए एक निवासी व्यक्ति के द्वारा देय फीस की आय सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जबकि वह फीस ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत से बाहर चलाए गए व्यवसाय या पेशे अथवा भारत के बाहर किसी स्रोत से आय कमाने के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई गई सेवाओं के लिए हो। तकनीकी सेवाओं के लिए किसी अनिवासी व्यक्ति के द्वारा देय फीस की आय, यदि वह आय ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत में चलाए गए व्यवसाय या पेशे अथवा भारत में किसी स्रोत से आय कमाने के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई गई सेवाओं के लिए हो, चाहे वो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में
कुछ भी लिखा हो, यदि कोई व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 314 में उल्लेखित कोई व्यक्ति अथवा जिसकी नियुक्ति 15 अगस्त 1947 के पूर्व संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हुई थी तथा जिसने संविधान के लागू होने तक या उसके बाद तक सेवा की है, स्थानीय रूप से भारत के बाहर रहने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत से बाहर दे पेंशन को भारत में उपार्जित या उदय हुई आय नहीं माना जाएगा, तब वो नहीं माना जाएगा। तो भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय वो है जो कि हमें किसी भी तरीके से काम करने के एवज में मिलती हैं, चाहे वो हम अब प्राइवेट की बात करें, चाहे हम सरकारी की बात करें, चाहे हम सरकार की सेवा के और बदले में अगर वेतन पा रहे हैं और कर अधिनियम टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो टैक्स पेई होने के लिए है तो वो भारत में उपार्जित हुई आय मानी जाएगी और उसके ऊपर कर लगेगा। फिर वो सेवा के लिए हो, टेक्निकल के लिए हो, रॉयल्टी के लिए हो और कैपिटल्स के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, किसी भी तरीके से अगर हमने आय अर्जित की है तो वो ये मान लिया जाएगा कि वो भारत में उदय हुई या उपार्जित हुई आय मानी जाएगी और फिर उनके ऊपर टैक्स उसी हिसाब से लगेगा। आगे हमारा ये सेकंड पॉइंट है रिटन डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य। अपलिखित मूल्य होता क्या है? सेक्शन 43 सब क्लॉज 6 ये कहता है जो संपत्ति गत वर्ष में ही प्राप्त की गई है, यानी कि पिछले साल में ले ली, उसके लिए उसकी वास्तविक लागत को ही उसकी अपलिखित मूल्य रिटन डाउन वैल्यू मान लिया जाएगा। किंतु जो संपत्ति गत वर्ष से पूर्व प्राप्त की गई है जिसके संबंध में वास्तविक लागत में से अब तक स्वीकृत हास की छूट को घटाने पर प्राप्त राशि को अपलिखित मूल्य माना जाएगा। देखिए हास की छूट हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। हास वो होता है जबकि कोई अगर मशीन है या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके काम करने की क्षमता में कमी आ गई, यानी कि हास आ गया। तो जब कोई काम करने की क्षमता में थोड़ी सी कमी आती है तो हम उसमें छूट ले लेते हैं, तो छूट को घटाने पर प्राप्त राशि को अपलिखित मूल्य माना जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अशोधित हास यानी कि अनबॉस्टेड डिस्क्रिप्शन को स्वीकृत हास ही माना जाएगा। फिर किसी भी संपत्तियों के समूह ब्लॉक ऑफ असिस्ट के संबंध में अपलिखित मूल्य की गणना इस तरीके से की जाएगी कि संबंधित गत वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति के समूह का अपलिखित मूल्य ज्ञात करना होगा कि उनकी उस टाइम की, जिसको हम कहते हैं ना मार्केट वैल्यू, क्या है। फिर इसके लिए तुरंत पूर्व के गत वर्ष के लिए उस समूह के अपलिखित मूल्य में से गत वर्ष में स्वीकृत हास यानी कि डिप्रिशिएशन को घटाया जाएगा, तो तब अपलिखित मूल्य आएगा। यदि कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त की गई है तथा उस समूह में शामिल होने वाली संपत्ति है तो उसकी वास्तविक लागत को उपयुक्त एक के अनुसार ज्ञात की गई रकम में जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई समूह जो इस समूह में शामिल है गत वर्ष में बेच दी गई है, छोड़ दी गई है, नष्ट कर दी गई है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में देय राशि या उसकी अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू ज्ञात किया जाएगा तथा दोनों के जोड़ को 1 और 2 के अनुसार मतलब ज्ञात की गई राशि में जैसी भी स्थिति हो घटा दिया जाएगा। तो जैसे पहले का फिर बाद का, यानी कि पहली बार जब हमने चीज़ ली तब वो इतने की थी, जब हम काम करते रहे तो उसकी काम करने की शक्ति में कमी आ गई तो वो कमी हो गई तो उसमें से उसको घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इसका अपलिखित मूल्य निकल आएगा। किसी भी संपत्ति के संबंध में देय राशि में उस संपत्ति के संबंध में विक्रय राशि, बीमा की राशि या क्षतिपूर्ति की राशि को शामिल किया जाएगा। ये भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो अगर हम एक उदाहरण से अगर इसको समझें तो यदि किसी व्यवसाय या पेशे का उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो गया है तथा ऐसे व्यवसाय या पेशे को धारा 170 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उत्तराधिकारी पर कर निर्धारण किया जाना है तो उस व्यवसाय को किसी भी संपत्ति का अथवा संपत्तियों के समूह का अपलिखित मूल्य वही राशि मानी जाएगी जो उस व्यवसाय के पूर्वगामी का कर निर्धारण किए जाने पर होगी। तो अपलिखित मूल्य रिटन डाउन वैल्यू, मार्केट वैल्यू एक प्रकार से, और जैसे जिस प्रकार से ये मार्केट वैल्यू होगी अपलिखित मूल्य होगा उस हिसाब से आगे के कर को डिसाइड पिछले साल के गत वर्ष के हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि एक बार जो हमने मान के चलिए कोई हमने मशीन ली, मशीन में जब हम प्रोडक्ट डाल रहे थे तो एक बार में वो 100 निकलते थे, बहुत बढ़िया निकलते थे, जितने समय के लिए 10 मिनट में वो 100 निकलते थे। लेकिन जब काम करते रहे तो उस जो एक मशीन है उसके काम करने की क्षमता में छिजत आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई। जहाँ 10 मिनट में 100 प्रोडक्ट निकलते थे, अब 10 मिनट में उतने प्रोडक्ट नहीं निकल पाते। मान के चलिए कि अब 60 ही निकलते, तो 60 प्रोडक्ट कम हो गए तो वो छिजत आ गई।
तो अगर हम टैक्स वगैरह के लिए अगर कभी दायी होते हैं तो इस चीज़ को हमें घटाना पड़ता है अपलिखित मूल्य में से। अपलिखित मूल्य क्या कि रिटन डाउन उसकी वैल्यू इतनी थी, उसके हिसाब से इतना टैक्स पे करते थे, और अभी 3 साल 5 साल बाद जब उसकी काम करने की क्षमता में थोड़ी कमी आ गई तो उसकी अपलिखित मूल्य में चीज़ की राशि को हमने घटा दी, तो रिटन डाउन वैल्यू ये होगी। फिर एक और मैं आपको बताती हूँ, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कोई संपत्ति का समूह एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली कंपनी द्वारा शामिल करने वाली कंपनी को हस्तांतरित हुआ है, तो शामिल करने वाली कंपनी के लिए उस समूह की वास्तविक लागत वह राशि मानी जाएगी जो शामिल होने वाली कंपनी के लिए तुरंत पूर्व के गत वर्ष के लिए उस समूह के अपलिखित मूल्य में से उस गत वर्ष के लिए स्वीकृत हास की रकम को घटाने पर प्राप्त हुई है। किंतु यह नियम तभी लागू होगा जबकि शामिल करने वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। अगर वो भारतीय कंपनी नहीं है तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। तो हम आज ये टॉपिक देके भारत में उपार्जित या उद्योगी मानी गई आय, यानी कि भारत में हम रहते हैं और हम कैसे आय अर्जित करते हैं, तो वो उपार्जित आय। दूसरा अपलिखित मूल्य रिटन डाउन वैल्यू कि यहाँ जहाँ हम जो काम कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो या किसी और तरीके का काम हो, और उससे अगर हम कोई आय प्राप्त करते हैं तो अपलिखित मूल्य उस समय क्या था और बाद में चीज़ें होने के बाद उसमें से घटाया जाएगा, तब अपलिखित मूल्य क्या आएगा। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।